बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। बच्चों, रिस्ट वॉच के अंदर जो सुइयां होती है वो कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती हैं, जिसकी वजह से उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। The angular acceleration of a minute hand or wrist watch is zero. This is because the minute hand move with constant angular velocity, completing one rotation 360 degree in every 60 minutes. Since there is no change in the rate of rotation and angular acceleration is this, where delta omega is the change in angular velocity and delta t is change in time. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डिफाइन द एंगुलर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन को शो करता है और एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिस अमाउंट से स्पीड चेंज हो रही होती है सर्कुलर मोशन के अंदर उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। Angular displacement, it is the angle through which an object moves on a circular path and is measured in radian theta. It represents the change in position of a rotating body. Angular velocity, it is the rate at which the object rotate or revolve relative to another point measured in radians per second, given by A omega is equal to delta theta over delta t, where delta theta is the angular displacement, delta t is the time interval. Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with time measured in radian per second. It is given by alpha delta omega over delta t. Next question है बच्चों हमारे पास, determine the relation between linear angular displacement, linear angular velocity, linear angular acceleration। बच्चों, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। कहाँ से है हमारे पास ये रिलेशन आता, कहाँ से है? तो बच्चों, थीटा का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस आर्क लेंथ, आर रेडियस। तो बच्चों यहाँ से जब आर को दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें एस जो है वो लीनियर डिस्टेंस है और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। आता है कैसे है बच्चों, जो वी होता है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी वो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, डी की जगह आप एस भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है। और हमारे पास एस जो है वो हमारे पास आर थीटा के। बच्चों, अगर हम दोनों साइड्स पर एस और थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करवा दें, यानी डी टी से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी जो है बच्चों हमारे पास वी के इक्वल आएगा। डेल्टा थीटा और डेल्टा टी ओमेगा के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट है बच्चों लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ए लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल एक्सेलरेशन होती है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी यानी डी वी ओवर डी टी के इक्वल होती है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को डिवाइड करवाएंगे डेल्टा टी के साथ, तो इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। डी वी ओवर डी टी एक्सेलरेशन के इक्वल होता है और डी ओमेगा ओवर डेल्टा टी जो होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हमारे पास रिलेशन आएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और इस तरह हमारे तीनों रिलेशन ड्राइव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स और फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी फंडामेंटल फोर्स। कैन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक धागे के साथ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर घुमाते हैं तो बेटा इस केस में टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जब एक गाड़ी रोड के ऊपर सर्कुलर पाथ में मूव करती है, टायर और रोड की फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह अर्थ जो है ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इट्स मीन डैट कि हमारे पास डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं।
तो हम इसको कहेंगे centripetal force is not a fundamental force but it is a result of fundamental forces acting on a body. It can provide by various fundamental forces such as gravitational force, tension, friction depending on the situation. For example, gravitational force provides centripetal force for planetary motion while tension in the string provides it for an object in a circular motion. Any combination of fundamental force that can act toward the center of the circular path can provide the centripetal force. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देयर आर जनरली डबल टायर इन अ हैवी व्हीकल ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल, विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए सिंगल टायर। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल टायर का डिफरेंट होता है सिंगल टायर से। Yes, the moment of inertia of double tire will be different from that of a single tire. The moment of inertia depend on the mass distribution relative to the axis of rotation will double the tire. The total mass increase and the mass distribution changes thus increase the moment of inertia. For two tires, the moment of inertia is approximately. Why is it best to have the blade rotate in opposite direction for a helicopter having two sets of lifting blades? बच्चों जब दो ब्लेड्स होती हैं हेलीकॉप्टर्स के अंदर तो बेटा एक ब्लेड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है और एक जो है वो क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। उसकी रीजन क्या है, जो टॉर्क इस ब्लेड के घूमने की वजह से पैदा होगा वो टॉर्क इस ब्लेड के अपोजिट घूमने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे नेट टॉर्क जो है वो जीरो है, तो हमारे पास एक स्टेबिलिटी आती है हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते हुए। Having the blade rotate in opposite direction cancel out the torque that each set of blade would generate on the helicopter bodies. This contracting torque prevents the helicopter from slipping uncontrollable and eliminates the need for the tail rotor to balance the torque. This design enhances the stability and control during the flight, making the helicopter easier to maneuver. Next question है बच्चों हमारे पास, if the diameter of Earth become half and there no change in its mass, what effect will be there on the rotational speed of Earth around its own axis? बच्चों अगर जमीन का मैस सेम रहे लेकिन उसका डायमीटर कम कर दिया जाए तो बेटा उसकी जो स्पीड है जमीन की वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अगर मैस कांस्टेंट है तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, m और इज इक्वल टू मिलकर प्रोपोर्शनल साइन बन जाएगा और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 होगा ओरिजिनल से, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास न्यू में चेंज आया है तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को दूसरी तरफ लेके जाके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो न्यू जो एंगुलर स्पीड होगी उसकी वो 4 टाइम्स ओरिजिनल से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, why does in circular motion a tangential acceleration can change the magnitude but not its direction? बच्चों जो tangential acceleration होती है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने की सलाहियत सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन के पास होती है। तो हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से स्पीड इंक्रीज लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर। इन अ सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट अलोंग अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। दिस एक्सेलरेशन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, however it does not affect the direction of velocity which is always perpendicular to the radius. The direction change is caused by the centripetal acceleration which act toward the center of the circle. Thus tangential acceleration affects speed not direction. Next question है बच्चों हमारे पास, why is the value of artificial gravity usually small than 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बेटा जमीन की जो एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब हम आर्टिफिशियली ग्रेविटी को जनरेट करते हैं तो हमें इस वैल्यू को अचीव करने के लिए काफ़ी हाई स्पीड में रोटेशन चाहिए होता है क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स का जो साइज और उसका मैस जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम उतनी बड़ी वैल्यू को अचीव करने के लिए अगर हम उसको काफ़ी स्पीड से घुमाएंगे सैटेलाइट को तो सैटेलाइट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज यूजुअली 9.8 मीटर टू अवॉइड टू मच स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर एंड टू कीप द रोटेशन स्पीड कंफर्टेबल फॉर पीपल। If the artificial gravity were 9.8 meter per second square, the rotational system would need to spin very fast, which could be uncomfortable and unsafe. Therefore, a smaller value is used to ensure safety and comfort. Next step,
वाई इज अ गैरोस्कोप यूज इन एरोप्लेन। बच्चों गैरोस्कोप जो है ये आपके रेफरेंस पॉइंट से जहां से प्लेन फ्लाई करता है उससे डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि एरोप्लेन जो है जहां से उसने फ्लाई किया है उससे किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमारे पास गैरोस्कोप होता है। ये अपने फिक्स पॉइंट से जैसे जैसे प्लेन बेंड होता जाता है तो ये इसकी नीडल जो है ये भी बेंड होती जाती है, और ये रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अ गैरोस्कोप इज यूज्ड इन एयरप्लेन टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड हेल्प navigation. It maintains a reference direction, allowing the plane to determine its orientation relative to the earth's surface. This pilot keep the plane level on the correct flight path, especially when visibility is poor or during complex maneuver. लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, why does the rotation of flywheel help to even out the power delivery from the engine? बच्चों फ्लाई व्हील जो है किसी भी प्लेन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। फ्लाई व्हील जो होता है हमारे पास ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जब इंजन जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, और जब इंजन जो है वो कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, कम पावर प्रोवाइड करता है, तो फ्लाई व्हील जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो डिलीवर करके एक कांस्टेंट रोटेशन प्रोवाइड करता है। द रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील हेल्प टू स्टोर द रोटेशनल एनर्जी एंड रिलीज इट स्मूथली, which even out the power delivery from the engine when the engine produces power unevenly. The flywheel absorbs energy during high power output and release it during the low power output. This smoothens the overall power delivery, reducing fluctuation and maintaining a consistent engine speed. बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।